हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रीजनिंग गुरुजी पे। मेरा नाम कमलेश्वर साहू है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस साल के एग्जाम में आए हुए ओएसएससी जूनियर जूनियर स्टेनोग्राफर का क्वेश्चंस को। ठीक है, एक मिनट हम पेन सेलेक्ट करता हूँ, जो कि आपका 4 फरवरी को हुआ था 2024 को। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करेंगे कि वन गो में सॉल्व कर पाए। और चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन को हम बात करें तो पहला क्वेश्चन देखिए, हमारे एक पजल आया था, है ना। 5 बॉयज ABCDE एंड आर स्टैंडिंग इन ए रो। 4 बॉय हैं, एक रो में स्टैंड कर रहे हैं, बट मुझे इसमें बताया नहीं गया कि उनका डायरेक्शन क्या है। क्या वो नॉर्थ फेसिंग है या फिर वो साउथ फेसिंग है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में इंडिकेट ना किया जाए डायरेक्शन कि वो नॉर्थ फेसिंग है या साउथ फेसिंग है, तो हमेशा आपको एज्यूम करना है कि वो सारे पर्सन कहाँ फेस कर रहे हैं, नॉर्थ फेस कर रहे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। डी इज ऑन द राइट ऑफ ई। अच्छा, ई के राइट में कौन है, तो ई के राइट में कौन है, डी। ई के राइट में डी बैठेगा, बट कहीं भी बैठ सकता है ई के राइट में। ठीक है। बी इज ऑन द बी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ ई बट ऑन द राइट ऑफ ए। अच्छा, बी एक पर्सन है जो कि बोल रहा है हम ई के लेफ्ट में हैं और ए के कहाँ पे हैं, राइट में। ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि बी इज ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। अच्छा, बी जो है, देखो कि बी जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। बी जहां बैठेगा वो सी का इमीडिएट लेफ्ट होगा, है ना। सी का देखो इमीडिएट लेफ्ट होगा यहाँ पे, इमीडिएट लेफ्ट। ठीक है, तो देखो हमारा सीक्वेंस रेडी हो गया दोस्तों 5% का। तो ए आना चाहिए पहले, फिर बी, फिर सी, फिर ई और ये डी। तो पूछा है वो स्टैंडिंग इन द मिडिल, मिडिल में कौन स्टैंड कर रहा है, तो मिडिल में स्टैंड कर रहा है सी। ऑप्शन हो जाएगा आपके पास बी आंसर। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास भी एक पजल क्वेश्चन है। देखिए कि ABCD आर प्लेइंग कार्ड्स। ओके, ए एंड सी, बी एंड डी आर पार्टनर्स। अच्छा, ABCD लोग 4 लोग हैं जो कार्ड्स खेल रहे हैं। बोल रहा है कि ए और सी क्या है और बी और डी क्या है, पार्टनर्स है। फिर बोल रहा है कि डी इज द राइट ऑफ सी। अच्छा, सी के राइट में कौन है, तो सी के राइट में कौन है, डी। सी के राइट में डी। द फेस ऑफ सी इज टूवर्ड्स वेस्ट। अच्छा, चलिए एक थोड़ा हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इस टाइप का, है ना, एक बॉक्स। अब मुझे बोल रहा है कि सी जो है कहाँ फेस कर रहा है, तो सी फेस कर रहा है वेस्ट की तरफ। सी अगर वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है तो सी यहाँ पे आ गया, है ना। और डी कहाँ बैठेगा, तो इमीडिएट राइट डी यहाँ पे बैठेगा, है कि नहीं। तो पूछा है फाइंड द डायरेक्शन दैट डी इज फेसिंग। डी कहाँ फेस कर रहा है, साउथ। ऑप्शन सी मेरा आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलेंडर से पूछा गया था। पूछा है इट वॉज सैटरडे ऑन December 17, 1899, है ना। चलिए अगर बोल रहा है कि 17 दिसंबर, ठीक है, 1899 का दिन कौन सा था, सैटरडे। ठीक है, तो पूछ रहा है आपसे कि 22 दिसंबर, ठीक है, 22 दिसंबर, ठीक है, 22 दिसंबर 1901 को कौन सा दिन हो। ठीक है, तो देखिए अगर आप कैलेंडर का हल्का भी बेसिक आपको पता है तो आपको पता होगा कि सारा काम हमारा यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है ऑड डेज का, ऑड डेज का। ठीक है, तो अगर एक कोई ऑर्डिनरी ईयर है, नॉर्मल ईयर है ना, अगर कोई ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है ना, तो हमें एक ऑड डे मिलता है ना। और अगर वो लीप ईयर है ना, तो एक ऑर्डिनरी ईयर के लिए एक दिन और लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है हमें, तो लीप ईयर में मुझे मिलता है 2 ऑड डेज। ठीक है, तो 17 दिसंबर 1899 को दिया हुआ था। अगर हम ईयर टू ईयर पास हुए, मतलब 17 दिसंबर 1899 के बाद फिर डायरेक्ट पहुंचे हम लोग, फिर नेक्स्ट ईयर पहुंचेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर पहुंचेंगे, और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट अगर पहुंचे
दिसंबर 1901, तो हम एक ऑर्डिनरी ईयर मतलब क्या, एक साल का लीप ईयर कंसिडर करते जा रहे हैं, और हर एक ईयर कंसिडर करते जा रहे हैं, और हर एक ऑर्डिनरी ईयर में मुझे एक और डेज मिलता है। तो 17 दिसंबर 1899 से अगर हम 1901 17 दिसंबर तक आते हैं तो मुझे मिल जाएगा 2 और डेज, है ना, 2 और डेज मिल जाएगा मुझे। अगर एक ऑर्डिनरी ईयर के लिए एक साल, तो 2 ऑर्डिनरी ईयर के लिए 2 साल मिल जाएगा मुझे, 2 और डेज मिल जाएगा। बट अगर मुझे 17 दिसंबर 1901 का पूछता तो हम बता देते, क्या करते कि 2 और डेज मुझे मिला है तो शनिवार में हम 2 दिन ऐड कर देते। बट मेरा तो ये नहीं है ना, क्वेश्चन मुझे मांगा है 22 दिसंबर का, है कि नहीं। अच्छा, तो 22 दिसंबर जाने के लिए मुझे कितना दिन चाहिए, 5 दिन, तो ये 5 दिन का और डेज भी आना चाहिए, है ना, 5 दिन इसका, और ये साल का 2 दिन, है ना। तो टोटल और डेज कितना हो जाएगा आपका 7, जो कि रिमाइंडर हो जाएगा आपके पास 0, है ना। मतलब अगर 17 दिसंबर 1899 को शनिवार था, ठीक है, तो 18 दिसंबर 1901 को भी क्या होना चाहिए, शनिवार, है ना। अगर मान लेते हैं कि इस जगह पे एक और डे आता, इस जगह पे, है ना, तो हम क्या करते हैं, संडे से सैटरडे, शनिवार से एक दिन बढ़ा देते और हो जाता है यहाँ पे संडे, है ना। बट और डेज हमारा 0 आया तो शनिवार ही रहेगा आंसर। आपका आंसर हो चाहिए ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर। अच्छा, मुझे अगर पता करना होता है कि कोई सा भी एक ऐसा साल लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है, तो मैं 4 या 400 से डिवाइड करता हूँ उस साल को, है ना, क्योंकि हर लीप ईयर जो है 4 साल में एक बार आता है। अब देखो दो चीज़ है, एक होता है मेरे पास ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है ना, एक होता है मेरे पास सेंचुरी ईयर, मतलब 100 साल का, ठीक है। अब यहाँ पे तुम नोटिस करो ऑप्शन में, ये सारा जो ईयर है वो सेंचुरी ईयर है, तो हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 400 से, ठीक है। तो सेंचुरी में हर 400 साल में एक बार लीप ईयर आता है, ठीक है, इसे हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे सेंचुरी ईयर फाइंड करने के लिए, सॉरी लीप ईयर को फाइंड करने के लिए। तो 400 तक आप डिवाइड करोगे तो आपको ऑप्शन ए मिलेगा, जो कि एक लीप ईयर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, द मिसिंग नंबर इज सीरीज। अच्छा, फाइंड द मिसिंग नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन था मिसिंग नंबर आपका। चलिए डिकोड कर लेते हैं हम लोग। तो मुझे दिख रहा है कि 4 से 40 से 120 अगर जाना है मुझे, तो हम बोल सकते हैं कि ये इंटू 3 है, और फिर 60 इसका आधा हो जा रहा, मतलब डिवाइड बाई 2 हम कर सकते हैं, है ना। फिर इंटू 3 देखो 180 हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 1 इंटू 3, और 90 इंटू 3 हो जाएगा 270। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है, जिसमें से आपको माइट दिया हुआ है, माइट MIGHT, माइट, और उसका कोड दिया आपको GHMTI। दोस्तों अगर तुम नोटिस करोगे तो तुमको एक चीज़ दिखेगा कि जितने भी लेटर्स यहाँ पे है वो सारे लेटर्स यहाँ पे है, तो सिंपल कोड इनका बनाया गया है, सिंपल रीअरेंजमेंट किया गया है लेटर्स को। तो बेस्ट अप्रोच का यही तरीका है करने का कि आप एक काम करो, नंबरिंग कर लो, है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो कि पहले कौन सा आया है रीअरेंज करने के बाद, तो देखो पहले यहाँ पे 3 आया है कि नहीं, फिर देखो 3 के बाद क्या आया, देखो 4 आया हुआ है ना, फिर देखो 1 आया हुआ है, T मतलब 5 आया हुआ है, और I मतलब 2 आया है। तो बस इसी सीक्वेंस में हमको अरेंज कर देंगे किसको, अर्थ को, है ना। चलिए देख लेते हैं, ये 1 2 3 4 5, पहले क्या आएगा 3 4 मतलब RT, है ना, फिर 1 आ जाएगा E, ठीक है, फिर 5 आ जाएगा H, है ना, फिर 2 आ जाएगा मेरे पास A। तो RTEHA, RTEHA ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग से ही पूछा गया है, ठीक है। देखा जाए सिस्टर कोड आपको दिया हुआ है 5301, ठीक है, और अंकल का कोड दिया है आपको 84670, और बॉय का कोड दिया है आपको
9। अच्छा, एक नोटिस करने वाला बात है, यहाँ पे 3 अल्फाबेट्स है ना, तो कोड भी मेरे पास 3 है, मतलब हर एक अल्फाबेट्स के लिए कोड यूज किया गया है ना। अब रिपीटेशन देखो, सिस्टर देख लो, सिस्टर कितना है, 1 2 3 4 5 6। नंबर्स देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मतलब हर एक लेटर के लिए एक नंबर को यूज किया गया है। अब चेक कैसे कर लें, तो देखो यहाँ पे एस है, यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी मुझे क्या देखो, इसकी जगह 5 दिया है, इस जगह 5 दिया है, मतलब कोरस्पोंडेंट अल्फाबेट्स का जो भी कोरस्पोंडेंट नंबर है उसको पिक किया गया है। तो मुझे पूछा है रेस्ट का। ठीक है, तो देखिए आर कहाँ पे है, आर देखो जगह पे, हाँ ये रहा आर, इसका कोड क्या दिया मुझे 1 है ना, और 1 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट होता है मेरा, ऑप्शन बी। पूरा पूरा आपको सॉल्व करने का नीड भी नहीं है, ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक एग्जाम में, खास करके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कोडिंग डिकोडिंग से है। अच्छा, डे इज वार्म, ठीक है, 3 वर्ड यूज हुआ है देखो, और लेटर भी नंबर्स भी क्या हुआ है, 3 यूज हुआ है। यहाँ पे देखो वार्म और स्प्रिंग यूज हुआ है, तो नंबर्स भी देखो 2 यूज हुआ है, मतलब हर एक वर्ड के लिए एक नंबर यूज किया गया है। सिंपल चाइनीज कोडिंग जो हम लोग सॉल्व करते हैं वो सिंपल क्वेश्चन है। पूछा है मुझे सनी का कोड कहाँ पे, तो सनी देखो कहाँ कहाँ पे, जहाँ जहाँ पे उस वर्ड को यूज करेंगे उसका कोड भी वहां वहां पे यूज होगा, है ना। सनी देखो कहाँ पे यूज हुआ है, सनी देखो यहाँ पे यूज हुआ है, और कहीं पे, और कहीं पे नहीं हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो इसका कोड दिया हुआ मेरे पास 638। अच्छा, तो 6 और कहीं पे तो नहीं है, देखो जरा देखो 6 यहाँ पे भी है, तो ये तो होगा ही नहीं, है ना। 3 देखो, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे भी है, तो ये भी नहीं होगा, बच गया क्या हमारे पास 8, है ना। तो ऑप्शन होना चाहिए एक आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास ब्लड रिलेशन का, और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आपको रेयर बहुत आपको मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट में, है ना, स्टेट गवर्नमेंट में मिलेगा। ठीक है, आपको एसएससी या सेंट्रल का अगर हम बात करें, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलता है। बैंक्स में बहुत रेयर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग ट्राई करते हैं कि गर्ल इंट्रोड्यूस अ बॉय एज द सन ऑफ ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर मैटरनल अंकल। इस टाइप का क्वेश्चन को हमेशा अप्रोच करने का 2 तरीका है, सॉरी एक ही तरीका है, सबसे बेस्ट अप्रोच आपको बता रहा हूँ मैं, कि आप स्प्लिट करो 2 पार्ट में। एक, वो जो गर्ल इंट्रोड्यूस कर रही है बॉय को वो, दूसरा जिस बॉय को वो इंट्रोड्यूस कर रही है उसका। ठीक है, चलिए, तो गर्ल इंट्रोड्यूस कर रही है तो पहले अपना, है ना, तो गर्ल से हम लोग ट्राई करते हैं। गर्ल के बारे में क्या बोलते देखो, हर मैटरनल अंकल। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो गर्ल है ये, ठीक है, इसके लिए क्या बोला, हर मैटरनल अंकल, इसका मैटरनल मम्मी का अंकल मतलब भाई के बारे में बात हुआ, पहला ये चीज क्लियर हो चुका मेरे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट किसके बारे में बात हो रहा है, बॉय के बारे में, तो बॉय को हम लोग साइड में कहीं पे बनाते हैं। ठीक है, अब बॉय के बारे में क्या बोल रहा है कि बॉय अ बॉय एज द सन ऑफ द ओनली डॉटर, ये बॉय जो है ये सन है ना, ये सन है किसका, ओनली डॉटर का, ओनली डॉटर ऑफ द फादर, ओनली डॉटर ऑफ द फादर। ठीक है, ऑफ हर मैटरनल, अच्छा ये ओनली डॉटर है किसकी, फादर की, किसकी, इसकी मम्मी की भाई का। ठीक है, तो ये रिलेशन मेरा रेडी हो गया। पूछा हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू द गर्ल, बॉय क्या लगेगा गर्ल का। ठीक है, तो अगर मैं इन दो का रिलेशन देखूं तो ये क्या लग जाएंगे, कजन्स। ठीक है, तो ये बच्चा क्या लगेगा इनका, जो कि मेल है, तो ये आपका लगेगा नेफ्यू, ऑप्शन सी। अगर लड़की होती तो हम बोलते नीस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन डिस्टेंस का। चलिए, अशोक स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, एक पॉइंट हम इमेजिन कर लेते हैं, ये पॉइंट कौन सा है, अशोक है ना। अशोक चलना स्टार्ट किया नॉर्थ, और चला कितना 30 मीटर, मीटर किलोमीटर जो भी रहेगा हम लोग आंसर डिटरमाइन कर लेंगे, तो अभी सिर्फ नंबर यूज करेंगे, 30 मीटर हम लोग यूज किया। देन इट टर्न्स लेफ्ट, फिर वो कहाँ मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, है ना। ठीक है, लेफ्ट मुड़ा और चला कितना 40 किलोमीटर या मीटर जो भी है। ठीक है, फिर एक पॉइंट आने के बाद ये रुका, देन इट टर्न्स लेफ्ट,
कोई पर्सन अगर वेस्ट फेस कर रहा है तो उसका लेफ्ट कहाँ होता है, नीचे की तरफ होता है। ठीक है, लेफ्ट मुड़ा और कितना चला 30 मीटर, मतलब जितना डिस्टेंस वो चला था स्टार्टिंग से वो अपने पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, देन ये अगेंस्ट टर्न्स लेफ्ट, इस पॉइंट आने के बाद वो फिर कहाँ मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा और चला कितना 50 मीटर, है ना। तो पहले चलेगा 40 है ना, क्योंकि ये 40 है तो ये भी 40 रहेगा, और नेक्स्ट चलेगा मेरे पास 10, है ना। तो मिल जाएगा मुझे टोटल 50। तो पूछा हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजिशन, ओरिजिनल पोजिशन यहाँ था, अभी वो है कहाँ पे, इतना, पूछा इनका बीच में डिस्टेंस कितना है 10 का, 10 मीटर मेरे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास ब्लड रिलेशन चाहिए। ठीक है, ए बोट मूव्स फ्रॉम ए जेटी टुवर्ड्स इट, अच्छा एक बोट है जेटी से मूव हो रहा है, वो कहाँ जा रहा है, ईस्ट की तरफ। ठीक है, आफ्टर सेलिंग 9 नॉटिक माइल्स, अच्छा 9 नॉटिक माइल चलने के बाद इट टर्न्स टुवर्ड्स रेड, कोई पर्सन अगर ईस्ट फेसिंग है, जैसे भी पर्सन ईस्ट फेस कर रहा है ना, तो राइट कहाँ होता है, राइट उसका होता है नीचे साउथ की तरफ। ठीक है, राइट मुड़ा और कितना चला 12 मीटर, सॉरी राइट मुड़ा और कितना चला 12 मीटर, 12 नॉटिक माइल्स। ठीक है, इफ द बोट वांट टू गो बैक द जेटी, ठीक है, अगर बोट चाहता है कि वापस इस जेटी के पास पहुंच जाए, ठीक है, तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नाउ फ्रॉम हर प्रेजेंट पोजीशन, अच्छा तो वो इस जगह से इस जगह का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है आपका, वो आपसे पूछा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में मुझे पता है कि हम लोग क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि है h² इक्वल्स टू p² प्लस b², या फिर जब भी आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना बोले तो फॉर्मूला क्या है इसका, h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। h क्या है, तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है मेरा हाइपोटेन्यूस वो है, p क्या है मेरा परपेंडिकुलर जो कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है ये वाला, और बेस क्या है, ये वाला है मेरे पास बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 144 प्लस 81, ये हो जाएगा 225, और रूट यहाँ लग जाएगा तो ये हो जाएगा 15। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे पास 15 नॉटिक माइल्स का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब इस डिस्टेंस का बात हो रहा है ना, ये कितना हो जाएगा 15 नॉटिक माइल्स का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है देखो, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट आपके लिए, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है आपके लिए 6 पर्सन का, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब देखो इसमें भी मुझे बताया नहीं है कि डायरेक्शनल पर्सन कहाँ फेस कर रहा है, नॉर्थ फेस कर रहा है या साउथ फेस कर रहा है, इनसाइड फेस कर रहा है या फिर आउटसाइड फेस कर रहा है, तो आपको कंसिडर क्या करना है, इनसाइड फेसिंग। चलिए, बी इज बिटवीन एफ एंड सी, अच्छा बी जो बोल रहा है एफ और सी के बीच में बैठे हैं, बताते हैं बी जो बोल रहा है वो एफ और सी के बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, ए इज बिटवीन डी एंड एफ, ए जो बोल रहा है, ए क्या बोल रहा है कि वो बैठा कहाँ पे, ई और डी के बीच में, है ना, ई और डी के बीच में। एफ इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, अच्छा डी के लेफ्ट में कौन है, एफ है ना। अगर मान लो ए तो मुझे पता चला कि यहाँ बैठ जाएगा, है ना, अब या तो यहाँ पे डी बैठेगा या तो यहाँ पे डी बैठेगा। अगर डी यहाँ बैठता है तो सब लोग इनसाइड फेस कर रहा है, तो लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, है ना, इस तरफ लेफ्ट हो जाएगा। तो डी यहाँ नहीं बैठेगा, डी कहाँ बैठेगा, यहाँ पे। तो डी अगर यहाँ बैठेगा तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा मेरे पास, ई बैठ जाएगा, सॉरी ई बैठ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन बैठेगा, एफ बैठ जाएगा आपके पास, है ना, क्योंकि एफ जो था वो लेफ्ट था। तो पूछा है हु इज बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ में कौन बैठा हुआ है, ए और एफ में डी ही बैठा हुआ है, ऑप्शन सी मेरा आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीरीज पर डिपेंड करता है। चलिए देखिए, सी लिया गया है, सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, ई लिया है, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, जी लिया गया है, जी का वैल्यू 7 होता है, और नंबर्स का सीरीज चल रहा है। तो 9 है तो फिनिश्ड क्या आ जाएगा 11, जो कि किसका होता है, के का, है ना। और फिर क्या आ जाएगा बस 13, क्योंकि 2 क्वेश्चन आके ये आ जाएगा किसका, एम का, है ना। तो के और एम होना चाहिए 11 और 13, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। चूज द ऑड वन आउट, आपको इसमें से ऑड वन पूछा है। ठीक है, चलिए तो ऑड आपका हो जाएगा स्वान। ठीक है,
ये एक वाटर बॉडी बोल सकते हैं हम लोग, है ना। वाटर टाइप, टाइप क्या बोल सकते हैं, ये पॉकीमोन थोड़ी है कि नहीं। तो ये बाकी जो है वो फ्लाइंग टाइप है बोल सकते हैं आप, ठीक है, फ्लाइंग टाइप है। और ये जो है वाटर टाइप है ना। दैट्स वाई स्वान आपका अलग है। बाकी पीकॉक, वल्चर और स्पैरो जो है वो फ्लाइंग टाइप बर्ड्स होती है, और स्वान जो है वो वाटर टाइप बॉडीज होती है, वाटर टाइप बर्ड्स होती है, ठीक है। तो आपको आंसर समझिए ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट चलें। ए पर्सन वॉक्स टुवर्ड्स हिज हाउस एट 8 AM एंड ऑब्जर्व हिज शैडो टू हिज राइट। अच्छा, डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा है आपसे कि 8 AM बात कर रहा, मतलब क्या मॉर्निंग का बात कर रहा है ना, मॉर्निंग का बात कर रहा आपको, ठीक है। मॉर्निंग के टाइम में मुझे पता है कि शैडो कहाँ फॉर्म होता है, तो शैडो फॉर्म होता है वेस्ट की तरफ, ठीक है। मतलब या फिर कोई पर्सन अगर साउथ फेस कर रहा हो, कोई पर्सन अगर नॉर्थ फेस कर रहा हो, है ना, तो शैडो कहाँ बनेगी, उसका वेस्ट में। तो बस इसको बोलने का तरीका है कि अगर कोई पर्सन साउथ फेस कर रहा है तो साउथ फेस करने के बाद मतलब क्या हो जाता है कि ये मेरे पास राइट हो जाता है, ये मेरे पास लेफ्ट हो जाता है। कोई पर्सन अगर नॉर्थ फेस करता है तो ये लेफ्ट हो जाता है मेरे पास, ये मेरे पास राइट हो जाता है। तो बोल रहा है जब सुबह के टाइम में एक पर्सन का शैडो क्या है कि उसका राइट में गिर रहा है ना। राइट में गिर रहा है मतलब देखो कहाँ पे है, राइट अगर गिर रहा है तो क्या कहाँ फेस कर पीछे, तो साउथ, साउथ फेस कर रहा है वो पर्सन, ठीक है। तो पर्सन कहाँ फेस कर रहा है, साउथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। If the proposition all thieves are poor are false, which of the following proposition can be claimed certainly to be true? अच्छा, ये proposition में याद रखिएगा कि इसका कुछ रूल्स है, इसका एक रूल्स है ना, कि इनका जो कॉन्ट्रेडिक्टरी पेयर होता है, जैसे कि ऑल और सम नॉट, और दूसरा आपका कॉन्ट्रेडिक्टरी पेयर होता है सम और नो का, ठीक है। अगर ये गलत है तो ये सही, ये सही है तो ये गलत, ठीक है, ये बोला जाता है। तो आपसे पूछा है कि इफ ऑल थिप्स ऑफ द पुअर आर फॉल्स, अगर ऑल का जो ऑल थिप जो कि पुअर है वो गलत है, तो सही क्या होना चाहिए, सम नॉट ऑल, ठीक है। ये कॉन्ट्रेडिक्टरी पेयर्स होता है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन आपका कहाँ सही हो जाएगा, देखो हाँ, ये सम थिप्स आर नॉट पुअर, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। व्हाट विल बी एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड एट 8:30 PM, ठीक है। जब घड़ी में 8:30 हो रही है, 30 मिनट हुई है, तो कितना एंगल का डिग्री फॉर्म होगा आपसे पूछा गया है, ठीक है। दो तरीका से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक है फॉर्मूला, ठीक है। एक जो मेरा जो बेसिक अगर मुझे पता है तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बेसिक में सॉल्व करते हैं। पहले मुझे बोल रहा है कि 8 घंटा 30 मिनट में कितना 8:30 में कितना डिग्री एंगल फॉर्म होगा, ठीक है। अगर मुझे पता चल रहा है कि स्पीड ऑफ आवर हैंड, है ना, स्पीड ऑफ आवर हैंड का अगर हम बात करें, ठीक है, तो 1 घंटा में अगर 1 घंटा में उसका स्पीड कितना होता है 30 डिग्री, है ना। 1 घंटा में 30 डिग्री होता है तो 8 घंटा में कितना हो जाएगा, 8 × 30, है ना। मतलब आवर हैंड का स्पीड कितना हो जाएगा 240 डिग्री, ठीक है। सेम अब 1 मिनट में मिनट हैंड का स्पीड कितना होता है, तो होता है 6 डिग्री, ठीक है। तो 1 मिनट में अगर 6 डिग्री मूव होता है मिनट हैंड, तो 30 मिनट में कितना मूव हो जाएगा, 6 × 30 180 डिग्री, है ना। अच्छा, अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे भूल जाते हैं कि मिनट हैंड जब मूव होता है तो उसका इफेक्ट आवर हैंड पे भी पड़ता है ना। तो जब मिनट हैंड 30 मिनट जब मूव की है 30 मिनट्स, तो उसका फर्क आवर हैंड पे भी पड़ेगा। तो 1 मिनट में आवर हैंड का स्पीड कितना होता है, तो ये होता है हाफ डिग्री, ठीक है, हाफ डिग्री। तो आप काट दोगे तो ये 15, ये 15 डिग्री ऑफ इम्पैक्ट किस पे पड़ना चाहिए, ऑब्वियसली आवर हैंड पे पड़ना चाहिए, तो ये मिल जाएगा आपको यहाँ पे 15, ठीक है। तो ये होगा 255। अब इनका बीच में कितना एंगल डिग्री का एंगल बनेगा, आप उसका डिस्टेंस ले लीजिए,
आपको मिल जाएगा आंसर, जो कि हो जाएगा 75 डिग्री। ये जो है बेसिक तरीका। फॉर्मूला अगर हम बात करें तो थीटा इक्वल्स टू 30h माइनस 11/2 मिनट्स का मोड, मोड है ना, मोड बोलते हैं इसको। जब ये मोड हटेगा तो वो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। तो 30 इंटू एच क्या है, तो एच मेरा जो आवर है कितना है 8 का, तो 30 इंटू 8 हो जाएगा आपका 240 माइनस 11/2 मिनट्स, मतलब मिनट्स कितना है मेरे पास यहाँ पे 30, तो वो 11/2 हो जाएगा कितना 15 मिनट हो जाएगा आपका। यहाँ पर अगर हम 15 को प्लेस करें, सॉरी 30 को प्लेस करते हैं, है ना, तो यहाँ से काटे हम 15 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 165 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इनका डिफरेंस ले लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, सेम आंसर मिलेगा आपको दोनों में, 75 डिग्री आंसर आपका ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और बहुत जल्दी मैं हर एक इंडिविजुअल चैप्टर पे बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। ठीक है, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जितना भी नोटिफिकेशन है आपको अपडेट मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इन द फॉलोइंग फिगर गिवन नंबर इंडिकेट्स लीडर, इंडियन एंड सिंगर, है ना, इंडियन, लीडर और सिंगर। ये रहा इंडियन, ये रहा लीडर, ये रहा सिंगर। ये एक वेन डायग्राम बोल सकते हैं, वेन डायग्राम, कैसलेट वेन डायग्राम भी आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो स्टडी द, ये आपका इंडियन वाला पार्ट है ना, लीडर वाला पार्ट है, ये सिंगर वाला पार्ट है। अगर मैं पूछूं कि लीडर और इंडिया कौन, ऐसा कौन पर्सन है जो इंडियन में भी है और लीडर भी है, तो ये जो पर्सन होंगे, ये जो पर्सन है ये इंडियन भी है और लीडर भी। ठीक है, मुझे बोलूँगा अगर पूछा जाए कि ऐसा कितने पर्सन है जो इंडियन भी है, लीडर भी है और सिंगर भी है, तो ये जो बीच का पर्सन है, ये तीनों पर्सन। क्वेश्चन क्या पूछे देखो, विच रीजन अमॉन्ग द डिनोट्स, विच रीजन अमॉन्ग देम डिनोट्स इंडियन लीडर। अच्छा, इंडियन चाहिए प्लस लीडर चाहिए, बट वो सिंगर नहीं होना चाहिए, तो इंडियन लीडर कहाँ गया देखो, ये रहा इंडियन, ये रहा लीडर, ऐसा मेरे पास क्या हो गया 2, तो आंसर आपको मिलना चाहिए ऑप्शन ए। अच्छा, अगर आपसे पूछता ओनली इंडियन, इंडियन पूछता आपसे, तो ये हो जाता आपके पास क्या 1, है ना। ओनली लीडर पूछता तो ये हो जाता 6, ओनली सिंगर पूछता तो ये हो जाता 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपका यूज किया गया है यहाँ पे। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन को इजीली नोट डिकोड कर लेते हैं कि ए का मतलब डिवाइड है, बी का मतलब सब्सट्रैक्शन है, सी का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो इक्वेशन को फाइंड आउट करना है आपका, जो कि बहुत इजी है। तो 46 है ना, ए का मतलब है डिवाइड, मतलब डिवाइड बाई 2 है कि नहीं। फिर क्या देखो बी है, बी का मतलब क्या है सब्सट्रैक्शन, -3 है ना, और सी का मतलब क्या है मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 23 है ना, ये हो जाएगा पास 12, डिफरेंस ले लीजिए, आपसे पूछा है 11, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया इनइक्वालिटी से, और क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्रेशन दिया हुआ आपको, पूछा है कौन सा डेफिनेटली ट्रू है। ठीक है, देखा जाए एफ से मुझे के जाना है और मुझे चाहिए इनडेफिनेट, है ना, एफ से मुझे के जाना है और मुझे चाहिए क्या डेफिनेट, इनडेफिनेट सॉरी। तो एफ से हम एच तक जा सकते हैं, और एच के बाद देखो मेरे पास रिवर्स सिंबल मिल जाएगा, है ना, तो ये तो हो नहीं सकता मेरा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, के से मुझे एच जाना है। हमेशा आप याद रखिएगा कि ग्रेटर देन को इंपॉर्टेंस ज़्यादा दीजिएगा, है ना, ग्रेटर देन को इंपॉर्टेंस हमेशा ज़्यादा दीजिएगा, तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे माउथ टू माउथ। ठीक है, के से मुझे एच तक जाना है, तो देखिए मुझे क्या चाहिए डेफिनेट, है ना। अब जो के से हम जी तक गए, तो पहला सिंबल हम क्या लेके गए थे इनडेफिनेट का, फिर जी से हम एच तक गए, तो नेक्स्ट सिंबल मुझे क्या मिल गया डेफिनेट का। और इनडेफिनेट और डेफिनेट जब भी कंपैरिजन होता है तो बाहर क्या चाहिए डेफिनेट। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम को क्या इंडिकेट करती है, देखो क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, हम ड्रॉ कर सकते हैं ऑल
टी इज आर, ठीक है, ऑल टी इज पी, ऑल आर इज पी। ये तीन चीज हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं वेन डायग्राम से। तो पूछा है कौन सा गिवन डायग्राम ट्रू है, तो ऑल आर इज टी, नहीं ऑल आर इज टी नहीं है, ऑल पी इज टी, नहीं ये भी नहीं है, ऑल टी इज पी, हाँ ऑल टी इज पी है, ये मेरे पास कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलेंडर से पूछा गया आपसे कि बोल रहा है कि विच ईयर विल बी द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 2012। बोला 2012 में जो कैलेंडर था वो नेक्स्ट कब रिपीट होता है, तो कैलेंडर का रिपीटेशन होता है देखो, ठीक है, 6 साल में, 11 साल में और 28 साल में, ठीक है, 6 साल, 11 साल और 28 साल। जब आपको मैं बताऊंगा आपको कि प्रॉपर जब उसका सब्जेक्ट में लेके आऊँगा चैप्टर इस टॉपिक पे, तो मैं इजीली क्लियरली आपको बताऊंगा कि 6 साल, 11 साल और 28 साल कैसे होता है। तो याद रखिएगा कि ये होता है, ये तो दो चीज़ है, ये मेरे पास ऑर्डिनरी ईयर के होता है, ठीक है, और ये होता है मेरे पास लीप ईयर के लिए। मतलब हर एक लीप ईयर अपने आप को 28 साल के बाद रिप्रेजेंट फिर से रिपीट करता है। बट ये जरूरी नहीं कि ये सही है ना, बट इसमें भी कुछ कंडीशंस है ना, कंडीशंस भी है इसमें। तो जब हम चैप्टर्स करेंगे तो आपको हम इजीली बताएंगे कंडीशंस कैसा है और क्या क्या दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो देखो ये ईयर क्या है, लीप ईयर है 2012 का, 2012 एक लीप ईयर है, तो अपने को रिपीट कब करेगा 28 साल में। ऐड कर देते हैं हम लोग 2040, है ना, 2040 आपके पास एक लीप ईयर आपको मिल जाएगा। मतलब सेम 2012 का जो कैलेंडर है वो पूरा कैलेंडर रिपीट होगा 2004 में, सॉरी 2040 में। आंसर चलिए नेक्स्ट चलें, ठीक है। सेम क्वेश्चन पूछा था, फिर से क्वेश्चन आपको कैलेंडर से ही पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में कैलेंडर का इंपॉर्टेंस थोड़ा ज़्यादा दिया था क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए पूछा है कि 4 जून 2022 को कौन सा दिन था, ठीक है। चलो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इसको, बेसिक से भी और ट्रिक से भी, ठीक है। चलिए ट्रिक हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं। तो आपको कोड पता होना चाहिए। तो जब पहले 22 चेक कर लो क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है। अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो कोड क्या हो जाएगा आपके पास, 12 महीना के लिए 12 कोड आपको मिलेगा, क्या है 733, है ना, 614625735, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ तो ये 12 नंबर है, 12 मंथ का कोड है, ठीक है। ठीक है, ये जैन, ठीक है, ये फेब, ये मार्च, ये अप्रैल, है ना, ये मई, ये जून, है ना, ये जुलाई, ये अगस्त, सितंबर, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। और अगर हम लीप ईयर का बात करें तो कुछ नहीं, इससे एक कम कर दीजिए, सिर्फ ये 6 हो जाएगा, इससे एक कम कर दीजिए 2 हो जाएगा, बाकी जैसा था वैसे ही उसको रिपीट कर दीजिए, 3614625735, ठीक है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 2022 मेरे पास क्या है, एक ऑर्डिनरी ईयर है ना, तो कोड लगेगा मेरे पास ये वाला, ठीक है। तो पहले 4 तारीख का बात करें तो मेरे पास 4 और डे मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। जून का बात करें तो जून का कोड मेरे पास क्या है, अप्रैल में जून का कोड मेरे पास क्या है 4, तो 4 फिर यहाँ पे आ जाएगा। अब ईयर का हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ईयर को हम 2 जगह में स्प्लिट करते हैं, 2000 साल प्लस 22 साल। ये 2000 साल में ऑर्डिनरी मेरे पास ऑड डेज क्या आ जाएगा 0, क्योंकि एक सेंचुरी लीप ईयर है। और ये 22 साल में अगर हम बात करें तो इसमें मेरे पास क्या क्या है, देखो लीप ईयर भी है और ऑर्डिनरी ईयर भी है, ठीक है। अब करने का तरीका देखो कि अगर हम एज्यूम करते हैं कि ये 22 साल में सारा का सारा अगर ऑर्डिनरी ईयर होता तो मैं बोलता कि 22 ऑड डेज मुझे मिलता, है ना,
कि अगर मैं एज्यूम करता कि ये 22 साल में सारा का सारा ईयर ऑर्डिनरी ईयर है, तो हर एक ऑर्डिनरी ईयर में मुझे एक और डे मिलता है, तो 22 साल में मुझे 22 और डेज मिलता। बट सारा ऑर्डिनरी ईयर तो नहीं है ना, लीप ईयर भी तो है। तो लीप ईयर कितना है, तो देखो फोर्थ का हाईएस्ट मल्टीपल अभी तक यहाँ पे कौन सा साल होगा, 20वां साल है ना। इसको हम 4 से डिवाइड करें तो आपको मिल जाएगा 5। ठीक है, मतलब 5 ऐसा साल था जो लीप ईयर था, तो 5 हम लोग एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 27। ठीक है, 27 हो जाएगा। चलिए, तो ये 27 यहाँ पे आ गया। अब देखो और डेज हमेशा 7 से कम होता है ना। तो 27 में अगर और डे आपको निकालना है तो फिर हम क्या करते हैं, 7 से डिवाइड कर देते हैं इसको, है ना। 7 से डिवाइड कर देते हैं तो 7 3 जा 21, है ना। 21 ये 7 आपको हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपके पास 6, है ना। 6 और डेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, 6 और डेज आपको मिलेगा। हाँ, 6 और डेज मिलेगा, जो रिमाइंडर है आपको वही मिलेगा। ठीक है, तो ये और डेज को हम मेंशन कर देते हैं, है ना। तो आपको क्या हो गया, 6 4 10, 10 प्लस 4 14, है ना। 14 हो गया आपका। कुछ गलत तो नहीं किया, देख लेते हैं एक बार जरा। 2000 साल के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के, मई, जून, कोड सही है। 4 तारीख का हो गया, जून का हो गया। और अगर ईयर का बात है 2000 साल के लिए खत्म हो जाएगा। 22 साल के लिए 5 और डेज और 5 और लीप ईयर है, तो 27 हो गया यहाँ पे, है ना। रिमाइंडर 6 आ गया। चलिए, अब मुझे और डेज निकालना है इसमें, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 6 4 10, 10 प्लस 14, रिमाइंडर हो जाएगा मेरे पास 0। ठीक है, रिमाइंडर आपके पास हो जाएगा क्या, 0। तो जब भी हम लोग ट्रिक यूज करेंगे तो पहला दिन हम लोग किसको कंसिडर करेंगे, पहला दिन हम स्टार्ट करेंगे तो हम लोग पहला दिन कंसिडर करेंगे संडे को, है ना। तो दूसरा दिन मंडे, तीसरा दिन ट्यूसडे, ठीक है, चौथा दिन वेडनेसडे, ठीक है, पांचवा दिन थर्सडे, छठा दिन फ्राइडे, ठीक है, सातवां या फिर 0 दिन ये हो जाएगा आपके पास सैटरडे। ठीक है, तो मेरे पास क्या ऑर्डर आया, 0 आया, मतलब ये आ जाएगा आपके पास सैटरडे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, है ना, आपका आंसर हो जाएगा सैटरडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपसे, देखिए एक पजल फॉर्म है, पूछ रहा है कि ए बी सी बिलोंग टू 5 डिफरेंट सिटीज। अच्छा, ए बी सी डी और ई, ये लोग 5 सिटी को विजिट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखा जाए। फर्दर इट इज गिवन दैट 1 बी एंड सी डी नॉट बिलोंग टू क्यू। अच्छा, इस जगह पे क्यों नहीं होगा और इस जगह पे कौन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, बी एंड ई डू नॉट बिलोंग्स टू पी एंड आर। अच्छा, बी एंड ई, अच्छा बी भी जो होगा कि यहाँ पे पी नहीं आएगा और क्या नहीं आएगा, आर भी नहीं आएगा। और यहाँ पे ई की जगह पे क्या, ई क्या नहीं आएगा, यहाँ पे पी नहीं आएगा और आर भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट आपको क्या बोल रहा है कि ए एंड सी डी नॉट बिलोंग्स टू आर, एस एंड टी। अच्छा, ए और सी ना, ए बोल रहा है कि ना ही ये आर आएगा, ना ही एस आएगा, ना ही टी आएगा। सी भी बोल रहा है कि देखो ना ही आर आएगा, एस आएगा और टी आएगा। अब देखो अगर नोटिस करेंगे हम लोग तो सी में जो है कि चारों मना कर चुके हैं, है ना। 5 सिटी में से 4 सिटी को मना कर चुका है, तो यहाँ पे 5वीं सिटी कौन सा आ जाना चाहिए, पी आ जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। पॉइंट 4 क्या बोला है कि डी एंड ई डू नॉट बिलोंग्स टू क्यू एंड टी। अच्छा, डी और ई, यहाँ पे ना ही क्यू आना चाहिए ना ही टी आना चाहिए, यहाँ पे भी ना ही क्यू आना चाहिए ना ही टी आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब क्यू देखो, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। क्यू देखो यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, तो क्यू आएगा कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आर की अगर हम बात करें तो आर देखो यहाँ नहीं आ सकता है ना, यहाँ नहीं आ सकता है, यहाँ नहीं आ सकता है, तो आर आपके पास मिल जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं।
अब एस और टी बच गया, तो इस जगह पे तो टी नहीं आ सकता है ना, तो टी आएगा यहाँ पे और एस आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, सी बिलोंग्स टू पी, ये तो करेक्ट है, डी बिलोंग्स टू आर, ये भी करेक्ट है, ए बिलोंग्स टू क्यू, ये भी करेक्ट है, बी बिलोंग्स टू एस, ये मेरे पास होना चाहिए गलत। तो ये होना चाहिए मेरे पास आंसर। ठीक है, आंसर आंसर ऑप्शन डी, ये मेरे पास इनकरेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका फिगर काउंटिंग से। ठीक है, तो बहुत इजीली हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिए कि ये जो मेरे पास एंटिटी होता है ट्रायंगल फाइंड करने का, है ना, ये ट्रायंगल एंटिटी मुझे कितना ट्रायंगल बना कर देती है, 3। कैसे, तो 1 2 है ना, 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब देखो इंडिविजुअल काउंट करेंगे तो ये एक ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है, और बड़ा ट्रायंगल को जो हम खुद को भी काउंट करेंगे तो वो भी 3 ट्रायंगल बन रहा है ना। मतलब ये 3 ट्रायंगल जब हम काउंट करते हैं मतलब पूरा एंटिटी को हम काउंट कर चुके हैं। तो इस टाइप का एंटिटी मुझे कितना मिला, देखो 1 2 है ना, 3 और ये 4 आपको एंटिटी मिला इस टाइप का शेप में। ठीक है, तो 4 इंटू 3 ये हो जाए आपके पास 12 इंडिविजुअल ट्रायंगल सबको मिल चुका है। ठीक है, अभी तक आपको 12 ट्रायंगल मिल चुका है। नेक्स्ट देखें हम अगर स्क्वायर फॉर्म में, ये जो स्क्वायर होता है मेरे पास, है ना, ये स्क्वायर में 2 डायगोनल होता है, ठीक है नहीं। यहाँ पे कितना ट्रायंगल्स मिलता है मुझे, तो देखो ये एक ट्रायंगल है, ये 2 ट्रायंगल है, ये 3 ट्रायंगल है, 4 ट्रायंगल है, फिर हर एक पॉइंट से आपको एक बड़ा ट्रायंगल मिलेगा, ये 5 ट्रायंगल हो जाएगा, फिर यहाँ से आप देखोगे तो ये 6 ट्रायंगल हो जाएगा, है ना, फिर यहाँ देखोगे तो 7 ट्रायंगल हो जाएगा, फिर यहाँ देखेंगे तो 8 ट्रायंगल हो जाएगा, है नहीं। तो इस एंटिटी में हमको 8 मिलता है, बट हम लोग इंडिविजुअल काउंट नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, हम लोग इंडिविजुअल काउंट नहीं करेंगे, हमको ट्रिक पता होना चाहिए इसका। ठीक है, क्या है हमारा ट्रिक इसका, कि जितना भी नंबर ऑफ पार्ट्स मुझे दिखेगा हम उसको डबल कर देंगे। डबल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास 2 डायगोनल है इसीलिए। ठीक है, 1 2 3 4, 4 का डबल हो जाएगा 8, है ना। तो 8 ट्रायंगल आपको और मिल जाएगा। देखो इस एंटिटी में, ये आपको स्क्वायर एंटिटी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब जितना भी ट्रिक्स हम लोग को लगाना था उससे हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब मुझे चेक करना है कि क्या क्लबिंग करके या मर्ज करके वो ट्रायंगल तो नहीं क्रिएट कर रहा, है ना। तो क्लबिंग करके ट्रायंगल तो क्रिएट नहीं कर पा रहा, या बस इनका क्लबिंग करने का नीड नहीं पड़ेगा आपको, कि क्लबिंग करने से कुछ मुझे एक्स्ट्रा ट्रायंगल क्रिएट नहीं हो रहा है। तो मुझे मिला कितना, 12 + 8 20, है ना। तो 20 ट्रायंगल मुझे मिलना चाहिए। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। वन राइट ऑल नंबर्स फ्रॉम 50 to 99 देन विदाउट द डिजिट 2 and 7। 50 से 99 अगर हम नंबर यूज करें जिसमें मुझे 2 और 7 जहां भी आए उसको स्किप करना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें 51 से 60 के बीच में 2 नंबर को हम स्किप कर दे तो ये कितना हो जाएगा 8। तो ऐसा मुझे 4 मिलेगा, है ना, ये हो जाएगा पास 32, है ना। 50 60 फिर 61 से 70, है ना, 70 का स्किप करना, फिर हमको 80 से 90 मिलेगा, है ना, फिर 90 से मुझे 91 मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। 70 वाला लाइन तो मुझे स्किप करना पड़ेगा प्रॉपर है पूरा ही। चलिए नेक्स्ट चलें। टोटल आपको मिल जाएगा 32। ठीक है, 32 आपको मिल जाएगा, ये रहा आपका आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। तो बी का प्लेस वैल्यू आपको दिया है 2, बी का प्लेस वैल्यू आपको दिया 2 दिया है। अच्छा ओके, बैग का प्लेस वैल्यू आपको दिया, ब्लैक का वैल्यू कोड आपको दिया है 10। कैसे है, तो ये है मेरे पास प्लेस वैल्यू 2, ये मेरे पास 1 और ये होता है मेरे पास 7। सबको अगर हम सम कर दें तो 10 मिल जाएगा, है ना। तो जो भी वो लेटर्स यूज किया गया उसको हम प्लेस वैल्यू का सम कर दें तो मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा, है ना। तो बी का कोड हो जाएगा हमारे पास कितना, 2 प्लस ओ का कोड हो जाएगा हमारे पास 16 प्लस एक्स का कोड मेरे पास हो जाएगा 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 24। बी का कोड आपके पास 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 42 हो रहा है आपके पास। सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन चेंज हो गया मेरे पास। ठीक है, तो
एक्स का कोड हो जा रहा है 24 ना, हाँ एक्स का कोड 24 हो रहा है और ओ का कोड हो जा रहा है मेरे पास 16। ठीक है, नहीं नहीं, ओ का कोड मेरे पास 15 होता है, सॉरी, है ना, ओ का कोड 15 होता है मेरे पास, 16p का होता है ना, क्योंकि ओ का कोड हो जाता है मेरे पास, एन का कोड जो होता है वो मेरे पास होता है 14, है ना, ओ का कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ओ कोड हो जाएगा 15, 15 प्लस 2, है ना, ये आपको हो जाएगा 17, 17 प्लस 24 ये आ जाएगा आपका 41, है ना, तो बॉक्स का कोड आपको मिल जाएगा 41। ठीक है, बॉक्स का कोड आपके पास हो जाएगा 41, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, बोल रहा है कि 12 मूंग की, ठीक है, 12 मिनट में अगर 12 बनाना खाता है ना, तो बोल रहा है 4 मूंग की 4 बनाना कितने मिनट्स में खाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है ये तो, है ना, 4 से 4 कट गया यहाँ पे, 12 से 12 कट गया यहाँ पे, बच गया हमारे पास 12, तो 12 मिनट लगेगा आंसर आपका। ये अगर आप मेन डे वर्क सॉल्व किए होंगे आप क्वेश्चन मैथ्स में, मेन डे वर्क, तो आपको पता होगा M1D1/D2, ठीक है, M1D1/T1, M1 D1D1 ठीक है, मेन डे वर्क का बात हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। In a post office, stamp of 3 different denomination 7, 8 and 7 का है, 8 का है और 10 का डिनोमिनेशन का स्टाम्प्स है। बोला एग्जैक्टली अमाउंट फॉर विच वन कैन नॉट बाय, कौन सा ऐसा अमाउंट है जिसमें एक पर्सन खरीद नहीं कर सकता। चलिए नीचे से चलते हैं हम लोग, 29 चेक करते हैं, क्या 29 हम क्रिएट कर सकते हैं, तो ठीक है 29 हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, एक मिनट थोड़ा दीजिए मुझे। हाँ, तो पूछा है इसमें से कौन सा अमाउंट है जो एक पर्सन परचेज नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम चेक करते हैं 29 का, क्या 29 हम क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं। अगर हम देखें कि 7 का 29 अगर हम चेक करते हैं, अगर 7 का हम 3 स्टाम्प लें तो 21 हो जाएगा, और एक स्टाम्प अगर इसको खरीदें तो 29 स्टाम्प हम क्रिएट कर सकते हैं, तो ये स्टाम्प तो हम लोग परचेज कर सकते हैं। ठीक है, 23 अगर हम देखें तो 7 2 गुना नहीं, अच्छा अगर 8 का हम 2 स्टाम्प लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 16, है ना, और 23 का अगर हम एक स्टाम्प कर दें, है ना, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 7, तो 16 प्लस 7 23 हम ये भी क्रिएट कर सकते हैं, तो ये स्टाम्प भी हम लोग ले जा सकते हैं। ठीक है, 20 ये तो बहुत ईजी है कि 10 का अगर हम 2 स्टाम्प क्रिएट करें तो 20 बन जाएगा हमारे पास, तो क्या स्टाम्प हम नहीं ले जा सकते, ये स्टाम्प जो 19 रुपीज़ का जो स्टाम्प है ये हम लोग परचेज नहीं कर सकते। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 30। 5 children take part in a tournament, each one has to play every other one। हर एक पर्सन सबके साथ कम से कम एक मैच तो खेलेगा ही खेलेगा, कितने लोग हैं 5 है। ठीक है, चलिए अगर हम देखें पहला मैच की अगर हम बात करें तो जो 1 प्लेयर था वो 2 के साथ खेलेगा, पहला जो प्लेयर था वो सबके साथ एक बार तो मैच खेलेगा ना, तो 3 के साथ भी खेलेगा, 1 जो है 4 के साथ खेलेगा, 1 जो है 5 के साथ खेलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको बोला है कि हर एक चिल्ड्रन जो होगा टेक के पार्ट इन अ, अच्छा बोला है आपको कि ईच वन हैज टू प्ले एवरी प्लेयर विथ 1, एक बार तो खेलना ही मैच पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए अगर हम सेकंड का बात करें, सेकंड मैच का बात करें, तो दूसरा जो प्लेयर होगा वो खुद के साथ तो खेलेगा नहीं, है ना, तो 1 के साथ खेल चुका वो, है ना, आपके साथ खेलेगा, 3 के साथ खेलेगा, जो है ना 4 के साथ खेलेगा ये। ठीक है, ये जो है 5 के साथ खेलेगा, है ना, 1 2 3 4 5, ये 5 प्लेयर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें हम,
थर्ड मैच अगर हम बात करें तो तीसरा पर्सन जो होगा वो 1 के साथ तो खेल चुका है, 2 के साथ खेल चुका है, तो 3 खुद के साथ तो खेलेगा नहीं, है ना, तो फिर खेलेगा किसके साथ, 4 नंबर के साथ, और 3 खेलेगा 5 नंबर के साथ। ठीक है, बाकी सबके साथ वो खेल चुके मैच। चलिए चौथा मैच अगर हम देखें तो चौथा वाला पर्सन जो 4 जो होगा वो 1 के साथ खेल चुका है एक बार, है ना, 2 के साथ खेल चुका है, 3 के साथ खेल चुका है, तो नेक्स्ट क्या खेलेगा, वो खुद के साथ तो खेलेगा नहीं, तो वो 5 के साथ खेलेगा। तो इतना ही मैचेस खेल सकता है बच्चा, है ना। तो पूछा कितना गेम्स हम लोग प्ले किए, तो देख लो 1 गेम, 2 गेम, 3 गेम, 4 गेम। यहाँ पे 4 गेम खेले हम लोग, यहाँ पे हम लोग 3 गेम खेले, यहाँ पे हम लोग 2 गेम खेले, और यहाँ पे हम लोग 1 गेम खेले। तो 4, 3, 7, 8, 9 और ये 10, है ना। तो 10 गेम्स हम लोग खेले हैं। ठीक है, इसका डायरेक्ट ट्रिक भी है हमारे पास, दैट इज n इक्वल्स टू n-1/2। ठीक है, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर पर्सन कितना है, 5, है ना। तो 5 इंटू n-1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 4/2, दैट इज, है ना, 2। ठीक है, क्योंकि n-1 हम लोग इसलिए किए क्योंकि हर एक पर्सन एक साथ के साथ जब खेलेगा तो दोबारा साथ तो खेलेगा नहीं, या फिर हम बोले कि वो पर्सन खुद के साथ तो एक बार खेलेगा ही नहीं। वो जो भी पर्सन होगा, मान लो 1 हो गया, 1 तो कभी खुद के साथ नहीं खेलेगा ना, इसलिए हम लोग 1 माइनस किए। 2 क्यों किए, कि 2 लोग के बीच में टूर्नामेंट होगा, है ना, उसके लिए। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, अगर आप पता होगा आपको, तो अगर पता है या नहीं पता, मुझे नहीं पता आपको कि आपको इसका पता होगा नहीं, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये कैट लेवल में पूछा जाता है, DI बेस्ड। ठीक है, चलिए तो सारा क्वेश्चन लोग कंप्लीट कर लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मेरा पढ़ाने का तरीका। और अगर आपको मेरे इस वीडियो सोल्यूशन से कुछ भी हेल्प आपको मिले आपका एजुकेशन में, आपका प्रिपरेशन में, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाला हर एक एग्ज़ाम को आने वाला हर एक एग्ज़ाम का अपडेट तो मैं दूंगा ही, प्लस आने वाला जो भी वीडियोज़ होगा उन सब का अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक यू।